नेहरू एक हीरो या फिर विलन? दोस्तों, नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने के साथ इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर भी हैं। नेहरू को लेकर लोगों के विचार बिल्कुल बटे हुए हैं। नेहरू को पसंद करने वाले जहां उनको इंडिया की बैकबोन बताते हैं, आज इंडिया जो सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है उसका क्रेडिट नेहरू को देते हैं, वहीं दूसरी तरफ नेहरू को नापसंद करने वाले उन्हें इंडिया का सबसे बुरा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। उनका कहना है कि नेहरू की जगह अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो जो पीओके और अक्साई चिन वाला एरिया हमसे छीना गया है वो आज हमारे पास होता। चाइना और पाकिस्तान की कभी हिम्मत भी नहीं होती कि वो हमारी जमीन का एक टुकड़ा भी ले सकें। आज हम इकोनॉमी और पावर में चाइना को काफी पीछे छोड़ चुके होते हैं। दोस्तों, आज पंचर की दुकान से लेकर लोकसभा तक किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में अगर नेहरू का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। आज 14 नवंबर है और नेहरू जयंती के इस मौके पर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बिना किसी पाले में जाए हुए नेहरू की फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज को अच्छे से क्रिटिकल एग्जामाइन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेहरू कितने सही और कितने गलत थे। आप एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे इंग्लिश फिलोसोफर एडवर्ड कारपेंटर का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि आज के खलनायक कल के नायक साबित होंगे, लेकिन नेहरू के केस में ये स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा पड़ता है, क्योंकि नेहरू कल के नायक तो थे लेकिन आज उन्हें खलनायक घोषित कर दिया गया है। आइए एक एक करके उन आरोपों की बात कर लेते हैं जो अक्सर नेहरू पर लगते हैं। सबसे पहला आरोप जो नेहरू पर लगता है वो ये कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर को फोर्सफुली ऑक्यूपाइड करने के लिए अपनी फोर्स भेजी थी और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंडिया में मर्ज्ड होकर इंडिया से हेल्प ली थी, उस कंडीशन में इंडिया को पाकिस्तानी सेना को कश्मीर से पूरी तरह पीछे खदेड़ देना चाहिए था। बट ऐसा करने की बजाय बीच में ही नेहरू इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन लेकर चले गए, जिसकी वजह से इंडिया को कश्मीर में सीज फायर करना पड़ा और कश्मीर का एक बड़ा पोर्शन पाकिस्तान के पास बिना कुछ किए चला गया। देखिए, इस आरोप में काफी हद तक सच्चाई है, क्योंकि यहाँ नेहरू से वाकई में गलती हुई थी। नेहरू यूएन आर्टिकल 35 का यूज कर इस डिस्प्यूट को यूएन लेकर गए, बजाय यूएन आर्टिकल 51 के। आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है कि मर्डर और चोरी दोनों हुई हैं, बट रिपोर्ट आपने सिर्फ चोरी की कराई है। इससे जो फैसला निकल कर आएगा वो ऑब्वियसली सिर्फ चोरी का ही आएगा, मर्डर का नहीं। अगर नेहरू यूएन आर्टिकल 51 का यूज करते तो वे कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर से पाकिस्तानी आर्मी का सफाया कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और 2019 में अमित शाह जी ने यही बात लोकसभा में उठाई थी। देखिए, यहाँ नेहरू की तो गलती थी, बट सिर्फ नेहरू की ही गलती थी यह कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इन द एंड कोई भी निर्णय नेहरू अकेले तो लेते नहीं थे। उस टाइम तो पटेल भी जिंदा थे और सभी इंपोर्टेंट डिसीजंस में पटेल के साथ साथ पूरी कैबिनेट की भी मंजूरी होती थी। इसलिए पूरा आरोप सिर्फ नेहरू पर मारना थोड़ा गलत होगा। दूसरा आरोप नेहरू पर लगता है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये डिसाइड हो चुका था कि हिंदी ही इंडिया की राष्ट्रभाषा रहेगी, तो फिर आजादी के बाद नेहरू ने हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया? वो यहाँ सॉफ्ट क्यों पड़ गए? देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी, वो ये कि राष्ट्र को बनाना एक अलग बात है और राष्ट्र को बनाए रखना एक अलग बात है। प्रजातंत्र लाना अलग बात है और प्रजातंत्र को बनाए रखना अलग बात है। पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक राष्ट्र तो बना दिया था, बट इस राष्ट्र को टिकाए रखने का जिम्मा नेहरू पर था और नेहरू की एक गलती इस लोकतंत्र के परखच्चे उड़ा सकती थी। आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, थोड़ा और क्लियर कीजिए। देखिए, अगर नेहरू हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देते तो आज साउथ इंडिया के नाम पर इंडिया के पास सिर्फ मध्य प्रदेश होता। आप बोलोगे सर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रुकिए, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। आपको मालूम है पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? जब 21 मार्च 1948 को बांग्लादेश की एक सभा में जिन्ना ने इंग्लिश में ये कहा कि एक बात कान खोलकर सुन लो, पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू लैंग्वेज ही स्टेट लैंग्वेज होगी और किसी दूसरी लैंग्वेज के बारे में सोच भी मत लेना। उसी दिन जिन्ना ने ये स्टेटमेंट बोलकर अपने हाथों से बांग्लादेश की नींव रख दी थी, क्योंकि यही स्टेटमेंट आगे जाकर बांग्लादेश बनने का बड़ा कारण बनी थी।
और अगर यही गलती नेहरू कर देते तो आज इंडिया का भी यही हाल होता जो पाकिस्तान का हुआ। इसके अलावा श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटीज पर सिंगली भाषा थोपने के चक्कर में जो सिविल वॉर हुआ, जो लाशें बिची, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन श्रीलंका ने दशकों तक झेला, उसी का नतीजा है कि श्रीलंका कभी ग्रो ही नहीं कर पाया। और ये सब नेहरू को अच्छे से मालूम था, इसलिए ही उन्होंने मल्टी कल्चर इंडिया में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं की। इसे नेहरू का मास्टर स्ट्रोक कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तीसरा आरोप नेहरू पर लगता है कि माइनॉरिटी अपीसमेंट के चक्कर में नेहरू यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पाए। अरे आप सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में सरकार को कितनी मशक्कतें करनी पड़ रही हैं। तब तो देश नया नया बना था। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर जो पहले से हिंदू मुस्लिम समाज में चल रहा था, नेहरू उसे और बढ़ाना नहीं चाहते थे। वो इंडियन मुस्लिम को ये महसूस कराना नहीं चाहते थे कि इंडिया में रहकर उनके रिलीजियस राइट्स खतरे में हैं। हालांकि अंबेडकर की तरह वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। चौथा आरोप नेहरू पर यह लगता है कि नेहरू की चाइना के प्रति सॉफ्ट पॉलिसी की वजह से आज इंडिया को अपना बहुत बड़ा पोर्शन चाइना को गंवाना पड़ा है। इसके अलावा चाइना आए दिन इंडिया को आंखें दिखाता रहता है। उसके पीछे की वजह भी नेहरू ही है। देखिए, आजादी के बाद नेहरू एशिया में एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना चाहते थे जो वेस्ट की शक्ति को कम कर सके, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों ही अपनी वैश्विक शक्तियों द्वारा शोषित हुए थे। इसलिए नेहरू का चाइना के प्रति थोड़ा नरम रवैया था। उनको लगता था कि अगर चाइना और इंडिया मिलकर आगे बढ़ेंगे तो उनके सामने कोई दूसरा राष्ट्र टिक नहीं पाएगा। यहाँ नेहरू का इंटेंशन तो सही था, पर वे चाइना को अच्छे से जज नहीं कर पाए। चाइना जो खुद सालों तक गुलाम रहा, वो खुद अत्याचारी बन जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। जब चाइना ने 1991 में तिब्बत में खून की नदियां बहाकर उसको कब्जे में लिया, तब ही नेहरू को चाइना की निंदा करनी चाहिए थी। पर नेहरू ने वही भाईचारे को ध्यान में रखते हुए नहीं की। निंदा तो दूर की बात, इंडिया ने चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत को मान्यता तक दे दी, जबकि चाइना ने कश्मीर पर इंडिया के कंट्रोल को मान्यता नहीं दी थी। यहाँ पर नेहरू को सचेत हो जाना चाहिए था और चाइना की मंशा को समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि नेहरू ने 1954 में पंचशील समझौते कर दोनों देशों के बीच रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश की थी। पंचशील समझौते में मेनली 5 पॉइंट्स थे, जिसमें दोनों देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करने से लेकर म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, इक्वालिटी, कॉर्पोरेशन और पीसफुल को एग्जिस्टेंस जैसी बातें शामिल थीं। लेकिन चाइना ने पीठ में छुरा घोंपते हुए 1962 में इंडिया के साथ वॉर शुरू कर दिया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया को पहले ही चाइना को अपनी पावर दिखानी चाहिए थी, बट हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। देश में 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। इंडिया में फूड क्राइसिस चल रहा था, बाहर से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था। इसके अलावा हमारी सेना चाइना के मुकाबले उस समय उतनी पावरफुल नहीं थी। चाइना की पीएलए जो अपने देश में ही एक सिविल वॉर जीतकर आई थी, वो सेना संगठित और मजबूत थी। उस टाइम पर हम एक युद्ध कैसे अफोर्ड कर सकते थे। देखिए, नेहरू इंडिया में 17 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इतने लंबे समय तक पीएम रहेगा तो उससे कुछ गलतियां भी होंगी और कुछ अच्छे काम भी होंगे। इवन लॉर्ड माउंटबेटन ने तो यह तक कह दिया था कि अगर नेहरू की डेथ 1964 की जगह 1958 में ही हो जाती तो वे सदी के सबसे महान नेता होते। यानी कि माउंटबेटन भी मानते थे कि नेहरू से कुछ गलतियां हुई थीं। माना कि चाइना और पाकिस्तान के मामले में नेहरू थोड़ा गच्चा खा गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसे देश का निर्माण करके दिखाया जिसका बनना तो दूर, एक साथ टिक पाना भी इम्पॉसिबल था। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, वो ये कि भाषा और नस्ल के आधार पर राष्ट्र बनाना सिर्फ वेस्ट में ही पॉसिबल था। इवन 1833 में जब J.R. सिली नाम के ब्रिटिश स्कॉलर ने ये बात कही, इंडिया तो कभी एक देश बन ही नहीं सकता। इंडिया जहाँ इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने एथनिसिटी के लोग रहते हैं, इतना मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट है, इंडिया में राष्ट्र बनाने का जो सीमेंट चाहिए होता है वही मजबूत नहीं है। उसके बाद पूरे ब्रिटिश कॉलोनियल डायस्पोरा ने यह बात कहनी शुरू कर दी थी, लेकिन नेहरू ने इन सभी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए न केवल एक देश बनाया बल्कि अपनी सामाजिक और आर्थिक नीतियों से पूरे देश को जोड़कर भी रखा। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक देश घोषित किया, वो समय जब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उस कंडीशन में भी नेहरू ने भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाने की ठानी। और सिर्फ इस चीज का इंडिया पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे पाकिस्तान का सेकुलर ना होना एक बड़ा हाथ है।
क्योंकि जब आप सिस्टम को ही कंजर्वेटिव बना देते हैं तो फिर ये अकेले नहीं आता, अपने साथ बाकी एक्सट्रीमिस्ट भी लेकर आता है। इसके अलावा इतना बड़ा देश, वो भी लोकतंत्र, लोगों ने तो मना कर दिया था, बोला भाई आप यहाँ लोकतंत्र लाकर देश नहीं चला सकते, इतना बड़ा देश चलाना है तो आपको संवैधानिक राष्ट्रतंत्र लाना होगा, जैसा उस समय रशिया में चल रहा था। नेहरू ने बोला नहीं, बिना लोकतंत्र के हम भारत देश की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए आजाद होते ही सभी को वोटिंग राइट्स दिए गए और नेहरू ने 25,000 माइल्स की चुनाव यात्रा कर लोगों को इस लोकतंत्र में भागीदार बनाया। नेहरू चाहते तो बाकी देशों के लीडर की तरह एक पॉपुलिस्ट लीडर बन इंडिया में ऑथोरिटेरियन रूल ला सकते थे, बट उन्होंने इसकी वजह 1950 में ही इलेक्शन कमीशन का गठन किया। 1991 में विश्व का पहला सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक चुनाव कराकर सबको चौंका दिया। नेहरू ही थे जिन्होंने राइट ऑफ प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में ना ऐड करने की वकालत की थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम देश में आर्थिक विषमता खत्म नहीं करेंगे तो ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। अंबेडकर ने कहा था कि हमने 1 मैन इक्वल टू 1 वोट तो कर लिया है, लेकिन हमें 1 मैन इक्वल टू 1 वैल्यूज भी करना है, और नेहरू की पॉलिसीज कुछ ऐसी ही थी। नेहरू की पॉलिसीज उस सीमेंट की तरह थीं जो सेवरल कम्युनिटीज को आपस में जोड़कर एक राष्ट्र का स्वरूप देती थीं। पाकिस्तान जहां आजादी के बाद अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, वहीं नेहरू ने 1950 में IIT, 1954 में नेशनल डिफेंस एकेडमी, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट, 1956 में ONGC और 1958 में DRDO जैसे संस्थानों को बनाकर इंडिया को एक साइंटिफिक अप्रोच दी। देखिए, अगर आप किसी देश के PM हैं और अच्छे कामों का क्रेडिट आप लेते हैं, गलतियों की भी अकाउंटेबिलिटी आपकी ही बनती है, चाहे आप नेहरू हो या फिर नरेंद्र मोदी। इस सब के बाद भी नेहरू एक ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्र का बेस तैयार कर गए जिसकी नींव हिलाना आज भी किसी के बस की बात नहीं है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेहरू की ऐसी कौन सी पॉलिसीज और डिसीजंस थे जो आपको सही या गलत लगते हैं।